हम सभी एटम्स से बने हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो एक साथ बहुत सारे एटम्स अंदर जाते हैं, जो बताता है कि ये कितने छोटे होते हैं। ये सभी एटम्स जो हमारी स्किन में कार्बन होते हैं या जो कुछ भी दुनिया में है, ये सब एक स्टार के अंदर लगभग 5 बिलियन साल पहले बने थे। मतलब हम उसी चीज से बने हैं जो प्लेनेट जितनी पुरानी है और पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में 1/3 जितनी पुरानी है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये एटम्स मिलकर खुद को हम समझ रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि हर चीज कैसे बनी है और धीरे धीरे समझा रहा है कि सब कुछ कहां से आई। बहुत बड़े एक्सीलरेटर्स का यूज करके हम एटम्स के पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या एंटी मैटर के टुकड़े बहुत तेज गति से, बहुत तेज स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं। इस प्रोसेस में कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जैसे बिग बैंग के समय हुआ था। इस तरह से हम अपनी शुरुआत के बारे में सीख रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एटम को समझना आसान था, क्योंकि एटम हर जगह मिलता है और उनका स्टडी टेबल पर किया जा सकता था। लेकिन मैटर यानी पदार्थ कैसे बना, ये समझना बहुत मुश्किल है। बिग बैंग जैसे कोई मशीन खरीद नहीं सकते। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के पार्ट्स जो पार्टिकल्स को स्पीड देते हैं और टकराते हैं, ये सब एक्सपर्ट्स की टीम बनाती है। ये सब कर पाना 100 साल की मेहनत और टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। ये काम बहुत बड़ा और महंगा है, लेकिन ऐसे ही हम ऐसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। इस प्रोसेस में हमने कुछ अमेजिंग चीजें भी डिस्कवर की हैं, जैसे एंटी मैटर और पार्टिकल डिटेक्टर सब मेडिकल मशीन्स में यूज होते हैं। सर्न यूरोप की एक बड़ी साइंस लैब में बनाए गए डेटा सिस्टम्स की वजह से वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट भी बना। यह सब हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स की वजह से हुआ। हाई एनर्जी फिजिक्स में जो टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस हुई हैं, उनका यूज बहुत जगह होता है। लेकिन मेन रीजन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है। मतलब हम जानना चाहते हैं कि हम किस चीज से बने हैं, ये सब कहां से आया, और यूनिवर्स के रूल्स इतने परफेक्ट क्यों हैं कि हम जैसे लोग बन गए। इस वीडियो में मेरा मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि हमने अब तक क्या जाना है और 21st सेंचुरी की शुरुआत में हमारे सामने कौन से बड़े सवाल हैं। पुराने जमाने के ग्रीक लोग सोचते थे कि सब कुछ बेसिक एलिमेंट से बना है। ये आइडिया सही था, बस डिटेल्स गलत थी। उनके अर्थ, एयर, फायर और वाटर आज के समय में केमिकल एलिमेंट्स हैं। प्योर वाटर सिर्फ 2 एलिमेंट से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एयर में भी मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, थोड़ा सा कार्बन और आर्गन भी। जमीन की सरफेस यानी अर्थ्स क्रस्ट में लगभग 90 नेचुरली मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कार्बन, फास्फोरस और कुछ रेयर एलिमेंट्स जैसे होल्मियम, रोडियम etc। हर एलिमेंट की मात्रा अलग अलग होती है। जो नाम सबसे ज्यादा सुनते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। सांस लेने पर एक साथ बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स अंदर जाते हैं और पूरी दुनिया में सभी लिविंग बीइंग्स ऑक्सीजन को यूज में लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एटम्स कार्बन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, जो पौधों यानी प्लांट्स के काम आता है। दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स जैसे एस्टेटीन या फ्रेंसियम इतने रेयर हैं कि पूरे अर्थ में शायद कुछ ग्राम भी नहीं मिलता। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा है जो उसी एलिमेंट के जैसा रहता है, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन के एटम्स। ये सब स्टार्स में 5 बिलियन साल पहले बने थे, जब अर्थ बनी थी। हाइड्रोजन और हीलियम तो और भी पुराने हैं, मोस्टली बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। जब हम सांस लेते हैं
उसमें मिलियन बिलियन बिलियन ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इससे पता चलता है कि एटम कितना छोटा होता है। अगर किसी सेंटेंस के एंड पे दिए डॉट को देखा जाए तो उसके इंक में लगभग 100 बिलियन कार्बन के एटम्स होते हैं। अगर एक एटम को आंखों से देखना है तो डॉट को 100 मीटर बड़ा करना पड़ेगा। 100 साल पहले लगता था एटम एक छोटा सा सॉलिड बॉल जैसा होता है, पर आज पता है कि हर एटम के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बीच में होता है एक डेंस न्यूक्लियस जिसमें लगभग पूरा मास होता है और पॉजिटिव चार्ज। बाहर के हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके चारों ओर घूमते हैं। अगर वापस डॉट वाले एग्जाम्पल पे आए तो अगर न्यूक्लियस को देखना है तो डॉट को 10,000 किलोमीटर बड़ा करना पड़ेगा, जो पूरे अर्थ जितना हो जाता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच ज्यादा स्पेस होती है, लेकिन वो स्पेस भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड से भरी होती है जो चीज़ों को सॉलिड बनाती है। इसी वजह से हम और चीज़ें मजबूत रहती हैं, चाहे एटम्स मोस्टली खाली लगते हैं। हम और हमारी कुर्सी एक्चुअली एक एटम के गैप के ऊपर थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं, यही फोर्सेस की वजह से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस पावरफुल हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर और भी स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ऊर्जा देती हैं। केमिस्ट्री और लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉन्स के इंटरैक्शन से होती हैं जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये वीडियो इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ हम एटम के अंदर की जर्नी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन अभी तक एक बेसिक पार्टिकल लगता है, उसके अंदर कुछ और नहीं है, पर न्यूक्लियस के अंदर और पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास आ सकते हैं। हाइड्रोजन का एटम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। अलग अलग एलिमेंट्स प्रोटॉन के नंबर से अलग होते हैं, जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स, आयरन में 26 और यूरेनियम में 92। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं लेकिन सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, पर जब दोनों पास आते हैं तो स्ट्रांग फोर्स उनको जोड़ लेती है जो इलेक्ट्रिक रिपल्सन से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, लेकिन अगर ज्यादा प्रोटॉन्स डाल दें तो न्यूक्लियस टूट जाता है। इसलिए यूरेनियम सबसे हैवी नेचुरली एलिमेंट है। हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस को मजबूत बनाते हैं। बाहर निकाल दें तो न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं रहता, वीक फोर्स न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देती है। इसी प्रोसेस से रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर पावर होती है। अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को 1000 टाइम्स बड़ा कर दें तो पता चलेगा कि उनके अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। अब तक के रिसर्च के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स सबसे बेसिक पार्टिकल्स हैं, जैसे नेचर के अल्फाबेट के लेटर्स। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और छोटा मिले, लेकिन अभी तक तो यही है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन या क्वार्क को और भी बड़ा करें तो शायद अंदर स्ट्रिंग्स मिलेंगी जो अलग डायमेंशंस में वाइब्रेट करती हैं, पर यह भी सिर्फ आइडिया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स नेचर की अल्फाबेट के लेटर्स हैं तो यूनिवर्स की ग्रामर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। टोटल 4 फोर्सेस होती हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स। ग्रेविटी सबसे कॉमन है, सब कुछ अट्रैक्ट करती है, जैसे प्लैनेट, गैलेक्सी, एप्पल का गिरना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एटम में रखती है और एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करती है। स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स को जोड़ती है और वीक फोर्स पार्टिकल्स को बदल देती है, जैसे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना। न्यूट्रिनोस भी वीक फोर्स की वजह से बनते हैं। ये
हल्की पार्टिकल्स होते हैं जो मोस्टली वीक और ग्रेविटी फोर्स से ही इफेक्ट होती हैं। हर वक्त मिलियन न्यूट्रिनोज हम में से निकल रहे हैं, मोस्टली सूरज और रॉक से आते हैं। जो मैटर अर्थ या यूनिवर्स में है उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और 2 टाइप के क्वार्क अप और डाउन होते हैं। यही सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स बनाते हैं। यही बेसिक पार्टिकल्स और 4 फोर्सेस मिलकर सब कुछ बनाते हैं, हमें, आपको और हमारे इस पूरे यूनिवर्स को। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन सब के अंदर क्वार्क्स होते हैं। अब तक के रिसर्च के हिसाब से इलेक्ट्रॉन और क्वार्क बिल्कुल बेसिक है। नेचर के फोर्सेस की बात करें तो ग्रेविटी सब कुछ अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में रखती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्वार्क्स को जोड़ती है और वीक फोर्स एक पार्टिकल को दूसरे में बदलती है। अब सवाल है कि ये सब पता कैसे चला। जब हमें यूनिवर्स के छोटे से छोटे हिस्से तक देखना था तो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, जैसे टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने के लिए और माइक्रोस्कोप छोटी चीजें देखने के लिए। एटम के न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यूज किए, जो पार्टिकल्स को सुपर फास्ट करके टकराते हैं। इस टकराव से डीप स्ट्रक्चर पता चलता है, जैसे क्वार्क्स या कुछ नए पार्टिकल्स जैसे स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन जैसे हेवी पार्टिकल्स मुऑन, टाउ मिलते हैं। इनका नॉर्मल मैटर में ज्यादा रोल नहीं है, पर क्यों है ये अभी तक बड़ा क्वेश्चन है। ये रेयर पार्टिकल्स पहले बिग बैंग के टाइम पे बहुत ज्यादा थे, आज नहीं है। पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ने ये सब दिखाया है। 50 साल तक पार्टिकल फिजिक्स का मेन फोकस यही था कि मैटर का डीप स्ट्रक्चर समझें। 20वीं सेंचुरी के एंड तक एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग आई कि पूरा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद बना और पार्टिकल के टकराव से हम वो अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस दोबारा बना सकते हैं। अब जब हम पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं और टकराते हैं तो हम वैसे ही कंडीशंस देख सकते हैं जो यूनिवर्स की शुरुआत में थी। इसी से पता चलता है कि मैटर कैसे बना, कौन से टाइप्स थे। इसी से हमें यूनिवर्स की स्टोरी समझ आई कि कैसे हॉट कियोटिकली शुरू हुआ और धीरे धीरे कूल होकर आज की दुनिया बनी, जहां सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और बेसिक क्वार्क्स से बना है। बिग बैंग के टाइम मैटर में क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, पर कुछ स्पेशल क्वार्क्स जैसे स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप और हेवी इलेक्ट्रॉन्स यानी मुऑन, टाउ स्टेबल नहीं थे। वो सब वीक फोर्स की वजह से अप डाउन क्वार्क्स या नॉर्मल इलेक्ट्रॉन में बदल गए। डीके के टाइम न्यूट्रिनोज और रेडिएशन भी बनी जो अभी भी यूनिवर्स में है। अप और डाउन क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्स के बच गए पार्ट्स हैं जिनसे आज हम और सब कुछ बना है। जब यूनिवर्स ठंडा होने लगा, क्वार्क्स जुड़कर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बने और उनसे स्टार्स बने, और जब कुछ स्टार्स एक्सप्लोड हुए तो उनके अंदर के एटम्स स्पेस में आ गए, जिनसे आज हमारे जैसे लोग और प्लेनेट बना। आज के एक्सपेरिमेंट्स में हम मैटर को फिर से पुराने फॉर्म में बदलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हीट देने पर एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, न्यूक्लियस अलग, जैसे सन के अंदर होता है वैसे। और भी ज़्यादा एनर्जी मिले तो न्यूक्लियस टूटकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, और ज़्यादा एनर्जी से ये भी मेल्ट होकर क्वार्क प्लाज्मा बन जाते हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं और पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। स्टार बहुत बड़े दिखते हैं पर उनके अंदर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अगर आप 1 बिलियन एटम्स को एक लाइन में रखेंगे तब जाके आपके हाइट के बराबर आएंगे। वैसे ही बिलियन लोगों को सर से पैर तक जोड़ दीजिए तो सन की विड्थ बन जाएगी, मतलब ह्यूमन स्केल एटम और सन के स्केल के बीच आता है। एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स एटम से भी बिलियन टाइम्स छोटे होते हैं। एक आदमी लगभग 2 मीटर से थोड़ा कम होता है। लार्ज स्केल पर अर्थ का रेडियस 10⁷ मीटर है,
सन का 10⁹ मीटर और हमारा ऑर्बिट यानी अर्थ के घूमने की लाइन 10⁻11 मीटर है। अर्थ, सन और ऑर्बिट के साइज में 100 का डिफरेंस है। और भी बड़ी डिस्टेंसेस समझना मुश्किल होता है, इसलिए हम लाइट ईयर्स यूज करते हैं। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर चलती है। सन तक लाइट को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। एक साल में लाइट 10⁻16 मीटर चलती है, इसलिए इस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10⁻21 मीटर या 1 लाख लाइट ईयर तक फैली है। गैलेक्सीज क्लस्टर्स बनाती हैं जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक होते हैं, और उनके भी ग्रुप सुपर क्लस्टर्स 100 मिलियन लाइट ईयर्स तक होते हैं। पूरा दिखने वाला यूनिवर्स लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स या 10⁻26 मीटर तक फैला है। यूनिवर्स में स्ट्रक्चर अलग अलग लेयर्स में बने हैं, जैसे क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स और गैलेक्सीज। अब वापस छोटे स्केल की तरफ आते हैं। एटम्स की दुनिया में नेकेड आई यानी आंख से हम सबसे छोटे डस्ट के टुकड़े देख सकते हैं, जो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 मीटर के होते हैं। लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 मीटर होती है, और एटम्स इससे भी 1000 टाइम्स छोटे, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के होते हैं। इसीलिए एटम्स आंखों से नहीं दिखते। हर चीज एटम से बनी है। हर एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा एटम होता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, पर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है। एटम्स भी छोटे पार्टिकल से बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स आउटर साइड पे होते हैं, बीच में डेंस न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उनके अंदर क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिक सीड्स हैं जिनसे सब कुछ बना है। एक एटम 10⁻⁻10 मीटर का होता है, पर न्यूक्लियस सिर्फ 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर का होता है। मतलब एटम का बीच वाला हिस्सा यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और बीच में बहुत ज्यादा खाली स्पेस होती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी 10⁻⁻15 मीटर के होते हैं, और उनके अंदर के क्वार्क्स और भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम अभी तक उनका साइज नहीं नाप पाए। मतलब क्वार्क प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1/10,000 टाइम्स छोटा हो सकता है। इसीलिए एटम की दुनिया बहुत ज्यादा खाली है। छोटे स्केल को समझने के लिए कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोन कहते हैं, 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर और 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी कहते हैं। एटम या मॉलिक्यूल की साइज एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर में नापते हैं, और न्यूक्लियस या पार्टिकल्स फर्मी में। ये यूनिट्स उन साइंटिस्ट्स के नाम पे हैं जिन्होंने एटम्स और न्यूक्लियस की स्टडी की थी। हमारी आंखें सिर्फ ह्यूमन स्केल पे चीजें देख सकती हैं, पर आज के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीस्कोप्स स्पेस की चीजें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप्स बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स देखने के लिए, और हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एटम से भी छोटी चीजें देखने के लिए हमारी सेंस को बड़ा करते हैं। इन्हीं टूल से हम नेचर को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्केल पे समझ पाते हैं। आज यूनिवर्स ठंडा है और एटम्स सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यूनिवर्स बिग बैंग के बाद बहुत गर्म था, तब एटम्स नहीं बन सकते थे। आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। आज भी कुछ जगह जैसे स्टार्स के अंदर मैटर बहुत गर्म रहता है, और वहाँ मैटर का फॉर्म अलग होता है। हम एक्सपेरिमेंट्स में भी बिग बैंग के समय वाले एक्सट्रीम कंडीशंस बना सकते हैं और देख सकते हैं कि शुरुआत में मैटर कैसे बना होगा। लेकिन मैटर चाहे जैसा भी हो, उसके बेसिक पार्ट्स सेम ही होते हैं। एटॉमिक और पार्टिकल फिजिक्स में एनर्जी का हिसाब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में रखते हैं, क्योंकि जूल बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट बैटरी से एक्सेलरेट करें तो उसमें 1.6 ×
-19 जूल एनर्जी आती है। इसको ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को keV, 1 मिलियन EV को MeV, 1 बिलियन EV को GeV और 1 ट्रिलियन EV को TeV कहते हैं। आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc² बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 0.5 MeV डिवाइडेड बाई c² होता है। प्रोटॉन का मास लगभग 938 MeV डिवाइडेड बाई c² या 1 GeV डिवाइडेड बाई c² होता है। एनर्जी का टेम्परेचर से भी लिंक है। रूम टेम्परेचर लगभग 0.025 EV होता है। एक EV लगभग 10,000 केल्विन टेम्परेचर के बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी मिल जाए तो वो एटम से निकल सकता है। रूम टेम्परेचर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं। इसी से केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। हाइड्रोजन के एटम 1 EV से कम एनर्जी पर सरवाइव कर सकते हैं, जो लगभग 10,000 केल्विन होता है। पर सन के बीच में टेम्परेचर 10⁷ K यानी 1 keV है, इसलिए वहां एटम्स सरवाइव नहीं करते। 10⁻10 K या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी होती है कि नए पार्टिकल्स बन सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन 0.5 MeV डिवाइडेड बाई c² मास, इसको बनाने के लिए 0.5 MeV एनर्जी चाहिए। पर इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने एंटीमैटर पेयर यानी पॉजिट्रॉन के साथ बनते हैं। प्रोटॉन और एंटीप्रोटॉन बनाने के लिए 2 GeV एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी सब न्यूक्लियर लैब और एक्सीलरेटर्स में मिल जाती हैं, लेकिन यूनिवर्स के स्टार्टिंग टाइम पे ये कॉमन थी। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। जब एक्सपेंशन को रिवर्स करते हैं तो पता चलता है कि 14 बिलियन साल पहले सब कुछ एक पॉइंट पे था। इसी एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहते हैं। तब यूनिवर्स बहुत हॉट था। आज यूनिवर्स में माइक्रोवेव रेडिएशन है जो सिर्फ 3 K टेम्परेचर पे है। टाइम के साथ यूनिवर्स ठंडा हुआ। बिग बैंग के तुरंत बाद सिर्फ बिलियंथ सेकेंड में टेम्परेचर 10⁻16 केल्विन या 1 TeV था और सभी तरह के पार्टिकल्स बनते थे, पर मोस्टली सरवाइव नहीं किए। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, मिलियन सेकेंड में क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। 3 मिनट बाद टेम्परेचर 10⁻10 केल्विन या 1 MeV था। तब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियाई बनाने लगे, जैसे हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन। प्रोटॉन्स सबसे स्टेबल थे, इसीलिए सबसे ज्यादा मिले। हेवी एलिमेंट्स बाद में स्टार्स के अंदर बने। सन अभी भी इसी प्रोसेस में है। वो प्रोटॉन्स को हीलियम न्यूक्लियाई में बदल रहा है पिछले 5 बिलियन साल से। सन के सेंटर का टेम्परेचर यूनिवर्स के स्टार्टिंग के टेम्परेचर जैसा ही है। सन के बीच में या अर्ली यूनिवर्स में एटम सरवाइव नहीं करते। सिर्फ जब यूनिवर्स 3 लाख साल बाद काफ़ी ठंडा हो गया, तब न्यूक्लियाई ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके एटम्स बनाए। इसी तरह आज अर्थ पे भी मैटर स्टेबल है। माइक्रोस्कोप और पार्टिकल एक्सीलरेटर्स की हेल्प से हम आँखों से दिखने वाली लाइट के बाहर भी देख सकते हैं और एटम के अंदर का स्ट्रक्चर जान सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स और क्वार्क्स। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम या तो उसे देखते हैं या गर्म यानी हीट करते हैं या जोर से टकराते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में पहले एटम स्मैशर्स यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम में मेथड्स ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। हर तरीके में एनर्जी का यूज़ होता है। हम चीज़ें इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आँखों तक आती है। पर एक डॉट के अंदर जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो इतने छोटे हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ एटम से बड़ी होती है। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हमारी आंखें सिर्फ एक छोटे से रेंज में लाइट देख सकती हैं, लेकिन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेंज बहुत बड़ी है।
रेड से ब्लू लाइट में वेवलेंथ आधी हो जाती है। ब्लू के बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज आते हैं जिनकी वेवलेंथ और छोटी होती है। रेड के नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आते हैं जिनकी वेवलेंथ्स बड़ी होती हैं। हम इंफ्रारेड देख नहीं सकते पर हमारी स्किन उससे हीट के फॉर्म में महसूस कर सकती है। मॉडर्न कैमराज इंफ्रारेड को देख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन ने मशीन्स बना ली हैं जिनसे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं और एटम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। हम एटम नहीं देख पाते क्योंकि लाइट एक वेव की तरह एक्ट करती है और छोटी चीज़ों से वेव स्कैटर नहीं होती। अगर किसी चीज़ को देखना है तो लाइट की वेवलेंथ उस चीज़ से छोटी होनी चाहिए। लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर होती है पर एटम उससे 1000 टाइम्स छोटा होता है। इसलिए एटम्स देखने के लिए हमें और छोटी वेवलेंथ जैसे एक्सरे यूज करनी पड़ती है। एक्सरेज की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स के पैटर्न को दिखाती है। इस प्रोसेस को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इस तरह से डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का शेप समझा गया है। अगर इंडिविजुअल एटम्स को देखना है तो और छोटी वेवलेंथ चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड दिया जा सकता है, उन्हें एनर्जी दी जा सकती है, इसलिए हम उनसे छोटी डिस्टेंस तक देख सकते हैं। क्वांटम थियरी ने बताया कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं और वेव्स भी पार्टिकल्स की तरह। इन्हें क्वांटा कहते हैं। लाइट के क्वांटा को फोटॉन्स कहते हैं। एक रूल है कि जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी वेवलेंथ छोटी। इसलिए अगर आपको बहुत छोटी चीजें देखनी है तो पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे न्यूक्लियस के साइज 10⁻⁻15 मीटर तक देखने के लिए GeV एनर्जी चाहिए। आज हम TeV तक जा पा रहे हैं जिससे 10⁻⁻18 मीटर तक की डिटेल्स दिख जाती हैं। शायद इससे भी छोटे लेवल्स हों, लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची। पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए। SLAC जो स्टैनफोर्ड में 3 किलोमीटर लंबी मशीन बनी जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम को 50 GeV तक ले जा सकते हैं। सर्न जो जेनेवा में है 27 किलोमीटर की रिंग है जहां इलेक्ट्रॉन्स को 100 GeV तक स्पीड मिलती है। प्रोटॉन्स ज़्यादा हैवी होते हैं इसलिए उन्हें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये सब मशीन्स इसलिए बनती हैं ताकि छोटे डिस्टेंसेस तक देखा जा सके। पहले एटम के न्यूक्लियस को समझने के लिए हाई एनर्जी पार्टिकल से हिट किया जाता था। जब हाई एनर्जी बीम एटम पे लगती है तो एटम के पार्टिकल्स टूटकर बाहर आते हैं। इसी वजह से पहले इन्हें एटम स्मैशर्स कहा जाता था, पर अब ये नाम यूज नहीं होता। एटम के बिल्डिंग के बेसिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज का है ये होता है। दोनों चार्जेस मिलकर एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। इन्हीं चार्जेस और फोर्सेस की वजह से एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज होता था, लेकिन तब लोग नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस प्रोसेस को कैथोड रेज बोलते थे, जैसे टीवी के अंदर होता था। तब ये सरप्राइजिंग था कि ये रेज सॉलिड मैटर से आसानी से निकल जाती हैं, मतलब सॉलिड चीज भी एटॉमिक स्केल पे खाली है। लेकिन एटम सिर्फ खाली स्पेस नहीं होते, उनके अंदर कुछ तो होता है जो मास देता है। ये बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से साफ हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें स्पीड दे सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम्स छोटे स्ट्रक्चर्स देखने में यूजफुल हैं। एक और एटॉमिक बुलेट है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवी होता है। प्रोटॉन्स भी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम आते हैं। पहले एक और पार्टिकल यूज होता था, अल्फा पार्टिकल।
जो हीलियम एटम के न्यूक्लियस का क्लस्टर होता है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। हैवी एलिमेंट्स नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स निकालते हैं, इसी वजह से उन्हें यूज किया गया। जब अल्फा पार्टिकल्स एटम्स पे लगते हैं तो कभी कभी वो वापस पलट जाते हैं, जैसे फुटबॉल किसी बड़े बॉल से टकरा कर लौट आती है। इससे पता चला कि एटम का पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में होता है जो न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल्स इतनी एनर्जी लेकर आते हैं कि वो एटम के स्ट्रक्चर को 10⁻⁻12 मीटर तक देख सकते हैं, पर न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए और एनर्जी चाहिए। इसी से मॉडर्न हाई एनर्जी फिजिक्स की शुरुआत हुई। 1932 में पहला पार्टिकल एक्सीलरेटर बना और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की डिटेल्स समझ आई। हैवी न्यूक्लियाई बीम्स भी यूज होती थी, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिब्रीज आता था, इसलिए क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। प्रोटॉन बीम्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट होते हैं और इनकी हेल्प से 10⁻⁻19 मीटर तक देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुछ खास बातें हैं, इसलिए हमारी ज़्यादा नॉलेज इलेक्ट्रॉन बीम से ही मिली है। बीटा डीके रेडियो एक्टिविटी का जो एक तरह का टाइप है, इससे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, पर उनकी एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए सिर्फ न्यूक्लियस दिख जाता है, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखता। जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड देते हैं तो हाई एनर्जी बीम्स बनती हैं। 1950s में स्टैनफोर्ड में 100 MeV से 1 GeV एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बीम से 10⁻⁻15 मीटर तक दिख गया। इलेक्ट्रॉन्स ने दिखाया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे क्वार्क्स। 1968 में स्टैनफोर्ड की 3 किलोमीटर लीनियर एक्सेलरेटर ने दिखाया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्चुअली छोटे छोटे क्वार्क्स के स्फीयर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 GeV से ज़्यादा होती है तो वो 10⁻⁻16 मीटर तक दिख सकते हैं। तब पता चला कि प्रोटॉन का चार्ज भी छोटे पॉइंट लाइक क्वार्क्स में होता है। आज तक के बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स ने यही दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स मैटर के बेसिक पार्ट्स हैं, जिनसे सब कुछ बना है। जब साइंटिस्ट ने एक सेंचुरी पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो ये पार्टिकल बीम्स को एटम्स पे टकराने से हुआ। लेकिन एटम्स या प्रोटॉन्स के अंदर और क्या है, इसका पहले आइडिया उनके स्पेक्ट्रा देखकर मिला। जब किसी एलिमेंट को हीट करते हैं तो वो लाइट के कुछ स्पेसिफिक कलर्स निकालता है, पूरा रेनबो नहीं। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर फिक्स एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स से समझा गया। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे पे जंप करता है तो लाइट का एक फोटॉन एमिट या एब्जॉर्ब होता है, उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। इसी से एटम के अंदर के एनर्जी लेवल्स का आइडिया मिलता है। प्रोटॉन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब 1950s-60s में एटम स्मैशर से एक्सपेरिमेंट हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के कुछ भाई बहन यानी रेजोनेंसेस मिले, जो हेवी और शॉर्ट लिव्ड थे। इन सब का मतलब था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अंदर से छोटे पार्टिकल्स क्वार्क से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज, उनके चार्ज और मैग्नेटिज्म क्वार्क्स के मोशन से बनते हैं। क्वार्क्स का लोएस्ट एनर्जी का ग्रुप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है। अगर क्वार्क हाई एनर्जी पे जाए तो शॉर्ट लिव्ड रेजोनेंस बन जाता है, फिर वो जल्दी से एनर्जी रिलीज करके वापस स्टेबल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बन जाता है। प्रोटॉन को हमेशा आयोनाइज नहीं किया जा सकता, मतलब एक भी क्वार्क को अकेले नहीं निकाला जा सकता। क्वार्क्स हमेशा 10⁻⁻15 मीटर के अंदर कन्फाइंड रहते हैं। 1970 के आसपास स्टैनफोर्ड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन से टकराया गया, बिल्कुल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट जैसे। इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर होते देखा गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर के क्वार्क से टकरा रहे थे। अगले 30 साल में ये एक्सपेरिमेंट और बड़े स्केल पे हुए और हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ने दिखाया कि क्वार्क्स को बांधने वाली फोर्सेस का नेचर कैसा है।
इससे क्वार्क्स की थियरी यानी क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स आई, जो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के इंटरैक्शन को समझाती है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाने के लिए 3 क्वार्क्स चाहिए, अप यानी U और डाउन D क्वार्क। प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन होता है यानी UUD, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप यानी DDU होता है। अप क्वार्क का चार्ज +2/3 होता है, डाउन का -1/3, तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज 2/3 + 2/3 -1/3 इक्वल्स +1 होता है, और न्यूट्रॉन का -1/3 -1/3 + 2/3 यानी कि 0। सभी पार्टिकल्स के पास स्पिन होता है। क्वार्क्स का स्पिन हाफ होता है, और जब 3 क्वार्क मिलते हैं तो उनका टोटल स्पिन या तो हाफ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में, या 3/2 होता है रेजोनेंस के केस में। स्पिन का कॉम्बिनेशन क्वांटम थ्योरी के रूल्स पे डिपेंड करता है। इसी वजह से कुछ पार्टिकल्स पॉसिबल होते हैं और कुछ नहीं। क्वार्क का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। क्वार्क्स इतने स्ट्रांगली बंधे होते हैं कि उनको कभी अकेले नहीं देखा गया, वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। उनका एनर्जी कन्फाइनमेंट ही प्रोटॉन का मास बनाता है। डाउन क्वार्क अप क्वार्क से थोड़ा ज्यादा मास का होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्वार्क्स के मास और उनके इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से अलग फैमिली का है, इसको लेप्टॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का भाई न्यूट्रिनो है, जिसमें चार्ज नहीं होता। जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में बदल जाता है। इस प्रोसेस को बीटा डिके कहते हैं। न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है, इसलिए वो अनस्टेबल है और थोड़ी देर में डिके हो जाता है। न्यूट्रिनो का मास ऑलमोस्ट 0 है, उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और वो मैटर के थ्रू आसानी से निकल जाता है। न्यूट्रिनो यूनिवर्स का पहला फॉसिल पार्टिकल है, बिग बैंग के बाद से प्रेजेंट है। स्टार्स जैसे सन में न्यूट्रिनोस का प्रोडक्शन होता है जब प्रोटॉन्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। सन हर सेकंड में 2 × 10⁻38 न्यूट्रिनोस भेजता है, और इनमें से 400 बिलियन हर सेकंड हमारे बॉडी के थ्रू निकल जाते हैं। जमीन के एलिमेंट्स भी न्यूट्रिनोस निकालते हैं, और हम खुद भी थोड़े न्यूट्रिनोस निकालते हैं। न्यूट्रिनोस इतने कॉमन होते हैं कि वो यूनिवर्स के ग्रेविटी पे भी असर डाल सकते हैं अगर उनका मास हो तो। अभी तक न्यूट्रिनो का मास डायरेक्टली मेजर नहीं हो पाया, पर शायद थोड़ा सा हो सकता है। न्यूट्रिनो डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर सोर्स स्ट्रांग हो तो कभी कभी कोई न्यूट्रिनो किसी एटम से टकरा जाता है। बड़ी टैंक या केमिकल्स का यूज करके न्यूट्रिनोस डिटेक्ट किए जाते हैं। इसी से न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई है। न्यूट्रिनोस हाई एनर्जी वाले केसेस में ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए हाई एनर्जी एक्सीलरेटर्स में न्यूट्रिनो स्टडी किए जा सकते हैं। आज कुछ एविडेंस मिल रहे हैं कि न्यूट्रिनोस का मास 0 नहीं बल्कि बहुत छोटा हो सकता है। हर पार्टिकल का एक एंटी वर्जन भी होता है, एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन etc। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो दोनों एनर्जी में बदल जाते हैं। प्रोटॉन यानी UUD का एंटी वर्जन एंटी प्रोटॉन होता है, यानी एंटी यू और एंटी डी। न्यूट्रॉन यानी DDU का एंटी न्यूट्रॉन यानी एंटी डी और एंटी यू होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, और न्यूट्रिनो मैटर के पार्टिकल से टकराता है तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जैसे न्यूट्रॉन से टकराकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना देता है। 3 क्वार्क मिलकर बेरियन बनाते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 3 एंटी क्वार्क मिलकर एंटी बेरियन बनाते हैं। 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क मिलकर मेसॉन बनाते हैं, जैसे पायन्स। जब मेसॉन मैटर से मिलता है तो वो एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए मेसॉन्स ज्यादा टाइम तक नहीं रहते। पायन एक
इम्पॉर्टेंट मेसॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाने में हेल्प करता है। ये सब मिलकर यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले 100 साल से पार्टिकल्स की बीम्स का यूज करके साइंटिस्ट ने एटम के अंदर का स्ट्रक्चर समझा है। पहले नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से मिलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का यूज होता था। फिर कॉस्मिक रेस से और आज के टाइम में मॉडर्न एक्सेलरेटर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल्स की पावरफुल बीम्स बनाई जाती हैं। जब हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स किसी टारगेट से टकराई जाती है तो उस टकरार की एनर्जी से नए पार्टिकल्स बन सकते हैं, जैसे पायन्स, न्यूट्रिनोज, केऑन्स, म्यूऑन्स, पॉजिट्रॉन्स, एंटीप्रोटॉन्स या फिर हैवी आयंस, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए गए हों। इन नए पार्टिकल्स की बीम्स भी एक्सपेरिमेंट्स में काम आती हैं। अलग अलग पार्टिकल से मैटर को प्रोब यानी जांच करने का अपना अलग तरीका होता है। इन सब अप्रोचेस को कंबाइन करके ही आज हमारे पास मैटर का डिटेल्ड पिक्चर है। कभी स्टैटिक टारगेट पे बीम्स डाली जाती हैं तो कभी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की बीम्स को आपस में हेड ऑन कोलाइड करवाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, ताकि हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ सकें जो दूसरे तरीके से नहीं मिल सकते। कॉस्मिक रेज नेचुरल हैं और कभी कभी इतनी हाई एनर्जी लाती हैं जितनी अर्थ के किसी एक्सेलरेटर से भी नहीं लाई जा सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रैंडम और रेयर आती हैं। इसीलिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सेलरेटर्स बनाए जाते हैं। अब साइंटिस्ट मान रहे हैं कि बिग बैंग के टाइम पे कुछ एग्जॉटिक पार्टिकल्स बन गए होंगे जो आज भी कॉस्मिक रेस के थ्रू कभी कभी मिल जाते हैं। स्टार्स और सुपरनोवा भी न्यूट्रिनोज भेजते हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए अर्थ के नीचे बड़े बड़े लैब्स बनाए जाते हैं ताकि सिर्फ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनोज ही अंदर तक पहुंच सकें। न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी अभी नई साइंस है जो फ्यूचर में और पॉपुलर होगी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ये भी चेक करते हैं कि क्या प्रोटॉन्स वाकई स्टेबल हैं या बहुत लॉन्ग टाइम बाद डीके हो सकते हैं। इसके लिए स्विमिंग साइज के पूल के वाटर टैंक्स यूज होते हैं। नॉन एक्सेलरेटर फिजिक्स में नेचुरल पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है, जबकि एक्सेलरेटर फिजिक्स में हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। एक्सेलरेटर्स का मेन काम ये है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड दी जाती है। जैसे स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स को 50 GeV तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो उनकी पाथ कर्व हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट से ही बड़ी बड़ी सर्कुलर मशीन्स बनती हैं, जैसे सर्न का 27 किलोमीटर रिंग, जिसमें पार्टिकल्स को बार बार घुमाकर और स्पीड दी जाती है। साइक्लोट्रॉन की शुरुआत अर्नस्ट लॉरेंस ने की थी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे ले जाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको हर चक्कर में स्पीड देती है। लेकिन जब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है तो स्पेशल रिलेटिविटी का इफेक्ट आता है और उनको और तेज एक्सेलरेट करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन मशीन्स के थ्रू निकाला गया, जहां फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूअसली एडजस्ट किया जाता है। सिंक्रोट्रॉन ने पार्टिकल्स को इतनी हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कर दिया कि प्रोटॉन्स, पायॉन्स, केऑन्स या एंटीप्रोटॉन्स बन सकें। फर्मी-लैब, शिकागो और सर्न जेनेवा जैसे लैब्स में आज के टाइम में 1 TeV या उससे भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वजह से और भी पावरफुल मशीन्स पॉसिबल हो गई हैं। अब ऐसे बीम्स बन सकती हैं जिनके थ्रू प्रोटॉन्स या एंटी प्रोटॉन्स को हेड ऑन कोलाइड कराया जा सके, जिससे अर्ली यूनिवर्स जैसी कंडीशंस बनती हैं। लीनियर एक्सेलरेटर्स स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स को स्पीड देते हैं, जैसे स्टैनफोर्ड का 3 किलोमीटर का एक्सेलरेटर।
इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो उनसे रेडिएशन यानी सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन भी होती हैं। इसलिए उन्हें हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए लीनियर एक्सेलरेटर बेहतर है। सर्कुलर मशीन्स में प्रोटॉन बीम ज़्यादा एनर्जी ले सकती है क्योंकि प्रोटॉन्स भारी होते हैं और उनका एनर्जी लॉस कम होता है। कोलाइडर्स बनाने का मेन फायदा ये है कि जब दो बीम्स हेड ऑन टकराती हैं तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती और हर डायरेक्शन में नई चीज़ें बनती हैं, जैसे एलईपी कोलाइडर जो सर्न में है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की निडल लाइक बीम्स हर 22 माइक्रोसेकंड में टकराती हैं। बहुत कम चांस होता है कि पार्टिकल पार्टिकल का सही कोलिजन हो, इसलिए ज़्यादा इंटेंस बीम्स चाहिए होती हैं और उनकी फोकसिंग एक चैलेंज है। आज का सबसे बड़ा कोलाइडर LHC यानी लार्ज हेड्रन कोलाइडर है, जिसमें प्रोटॉन्स को 8 TeV तक एक्सेलरेट किया जाता है ताकि वो टकरार के टाइम पे 16 TeV एनर्जी पे कोलाइड करें। इस एनर्जी पे यूनिवर्स के पहले सेकंड की कंडीशंस रिक्रिएट हो जाती हैं। पार्टिकल फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स को स्पेशल एनर्जी पे कोलाइड कराया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक पार्टिकल जैसे केयॉन या बीम मेसॉन बनता रहे। जैसे रोम के पास डेफने मशीन DAFNE मशीन सिर्फ केयॉन्स बनाने के लिए है और US स्टैनफोर्ड या जापान केइकी में बी फैक्ट्रीज बनी है। बी फैक्ट्री में एक बीम फास्ट और एक स्लो चलती है, इसलिए जो पार्टिकल बनता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ भी थोड़ी लंबी दिखती है स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से, जिससे उनके डीके को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। फ्यूचर में न्यूट्रिनो फैक्ट्रीज भी बनाने की प्लानिंग हो रही है ताकि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज, उनका मास या ट्रांसफॉर्मेशन चेक किया जा सके। हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी के बाद और भी ज़्यादा पार्टिकल्स को कंट्रोल्ड वे में बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन लीनियर एक्सेलरेटर्स प्लान किए जा रहे हैं। आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स में एक्सेलरेटर्स का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी रोज नए आइडियाज और लेवल्स तक पहुंच रही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना सोचा जाता है, जैसे गाइगर काउंटर की टिक टिक या टीवी स्क्रीन पर चमक। ये सब चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक टारगेट पर मारा और देखा कि कुछ पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पर मुड़ गए। इसमें उन्होंने स्पेशल चमकदार सिंटिलेटिंग मटेरियल का यूज किया जिससे हर अल्फा पार्टिकल का फ्लैश आंखों से काउंट किया जा सकता था। 1950 के बाद ये काम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने ऑटोमेटिक कर दिया। जब चार्ज पार्टिकल किसी गैस से गुजरता है तो वो अपने रास्ते में आयोनाइजेशन करता है, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग कर देता है। इसी प्रिंसिपल पे क्लाउड चैम्बर और स्पार्क चैम्बर जैसे डिटेक्टर्स काम करते हैं। क्लाउड चैम्बर में जब पिस्टन खींच के हवा को ठंडा किया जाता है तो जो भी पार्टिकल गुजरता है वो वेपर को आयोनाइज करता है और उसके रास्ते में छोटे क्लाउड ड्रॉप्स बनते हैं, जैसे धूप की बीम में धूल के कंकड़ दिखते हैं। पहले गाइगर काउंटर को क्लाउड चैम्बर के ऊपर नीचे रखकर पार्टिकल्स की एंट्री को डिटेक्ट किया जाता था। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल से चैम्बर को एक्टिवेट करके उनके ट्रैक्स का फोटो ले लिया जाता था। बाद में फोटोग्राफिक इमल्शंस आए जो हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस को भी रिकॉर्ड कर लेते थे। पार्टिकल के गुजरने से प्लेट पर छोटे डार्क स्पेक्स बनते हैं, जैसे पार्टिकल ने खुद अपनी फोटो खींच ली हो। लेकिन जब एक्सेलरेटर्स ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स देने शुरू किए तो क्लाउड चैम्बर काम नहीं आया, क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल उसके पतले गैस में इंटरैक्ट नहीं करते थे। तब बबल चैम्बर आई जिसमें लिक्विड को प्रेशर से सुपर हीटेड रखा जाता है और जैसे ही पार्टिकल गुजरता है उस रास्ते में छोटी बबल्स बनती हैं जो कैमरा से रिकॉर्ड हो जाती है। बबल चैम्बर से पार्टिकल का पूरा ट्रैक और उसका बिहेवियर देख सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बबल चैम्बर रखकर पार्टिकल के चार्ज और मोमेंटम का भी पता चल जाता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का रास्ता कर्व हो जाता है। बबल चैम्बर की लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ तभी काम करता था जब लिक्विड सुपर हीटेड स्टेट में हो, जो सिर्फ कुछ मिलीसेकेंड्स का होता था। इसलिए रेयर इवेंट्स पकड़ने के लिए स्पार्क चैम्बर आया। स्पार्क चैम्बर में प्लेट्स होती हैं, बीच में गैस। जब चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो गैस आयोनाइज होती है और हाई वोल्टेज देने पर स्पार्क उसी रास्ते में बनती है जैसे बिजली गिरती हो। स्पार्क के पोजीशन से पार्टिकल के ट्रैक का फोटो या इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाता है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। 1960s के बाद वायर स्पार्क चैम्बर आया, जो और भी तेज था। इसमें पैरेलल वायर्स होती हैं और हर वायर से गुजरता पार्टिकल सिग्नल देता है, जिससे कंप्यूटर 3D ट्रैक बना सकता है। बाद में ड्रिफ्ट चैम्बर और मल्टी वायर प्रोपोर्शनल चैम्बर आए, जिनमें वायर्स ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होती हैं और सिग्नल्स और फास्ट मिलते हैं। अब तो एक एक वायर हर सेकेंड लाखों पार्टिकल्स हैंडल कर सकता है। ज्यादा शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स जैसे चार्म या बॉटम क्वार्क वाले पार्टिकल्स सिर्फ कुछ माइक्रोन्स का रास्ता तय करते हैं। उनको देखने के लिए सिलिकॉन डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं। इसमें सरफेस को बहुत पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है और उन पर से गुजरता चार्ज पार्टिकल का एग्जैक्ट ट्रैक मिल जाता है, 10 माइक्रोन से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। सिलिकॉन डिटेक्टर की वजह से ही टेवाट्रॉन जैसे एक्सपेरिमेंट्स में बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क को पहचानना पॉसिबल हो पाया। न्यूट्रिनो जैसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन अगर डिटेक्टर बहुत बड़ा हो और न्यूट्रिनोज का फ्लक्स ज्यादा हो तो कुछ न्यूट्रिनोज मैटर से टकराकर इलेक्ट्रॉन या म्यूऑन बना लेते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे सुपर कामियोकांडे एक्सपेरिमेंट में। जब न्यूट्रिनो इंटरैक्ट करता है तो सेरेनकोव रेडिएशन निकलती है, एक खास टाइप की चमक जो वाटर में पार्टिकल के फास्ट चलने से होती है। ये लाइट पैटर्न देखकर साइंटिस्ट पार्टिकल की आइडेंटिटी समझ लेते हैं। सडब्यूरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में हैवी वाटर का यूज होता है, जिससे तीनों टाइप के न्यूट्रिनो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। आज के एक्सेलरेटर्स में कोलिजन्स इतनी तेज होती हैं कि हर सेकेंड बिलियन इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए मॉडर्न डिटेक्टर्स सिलेंडर शेप के बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, जिसमें एक के बाद एक लेयर होती हैं। पहले इनर ट्रैकर, फिर कैलोरीमीटर जो पार्टिकल की एनर्जी मेजर करता है, फिर हेड्रन कैलोरीमीटर जो क्वार्क से बने पार्टिकल्स पकड़ता है, फिर बाहर की म्यूऑन चैम्बर। सिर्फ न्यूट्रिनो ही ऐसे हैं जो पूरा डिटेक्टर क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी की कमी से उनका पता चल जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज है हर सेकेंड बिलियन कोलिजन्स में से रेयर इवेंट्स जैसे हिग्स बोसॉन को ढूंढना, जो लाखों करोड़ों में एक ही बार बनता है। यह सब पॉसिबल हुआ है पावरफुल एक्सेलरेटर्स और एडवांस्ड डिटेक्टर्स की वजह से, जो आज की फिजिक्स को नए लेवल पे ले आए हैं। पूरी दुनिया में चार बेसिक फोर्सेस काम करती हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। ग्रेविटी सबसे जानी पहचानी है, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे एटम्स के अंदर पर बहुत कमजोर होती है, इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में इसको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रूल सिंपल है, सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल यानी दूर करते हैं और अलग चार्ज वाले अट्रैक्ट यानी पास लाते हैं। इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं, जैसे बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से कॉस्मिक स्केल पर ग्रेविटी ही डोमिनेट करती है। हम सब मैटर और
दुनिया का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। जब एप्पल ट्री से गिरता है तो ग्रेविटी उसे नीचे लाती है, लेकिन जब एप्पल जमीन से टकराता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसे रोक लेती है। एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन दोनों लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से 10⁻40 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये डिफरेंस इतना बड़ा है जितना पूरे यूनिवर्स का साइज और एक प्रोटॉन का साइज। इसलिए एटम के लेवल पर ग्रेविटी इग्नोर कर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। इसका मतलब है कि एक बहुत पावरफुल स्ट्रांग फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती है। स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स दोनों सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास छोटी दूरी पर काम करती हैं। स्ट्रांग फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो क्वार्क से मिलकर बने हैं उनको बाइंड करती है, और वीक फोर्स कुछ पार्टिकल्स को एक दूसरे में बदल देती है, जैसे न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकालना, यानी बीटा डीके। वीक फोर्स सन की एनर्जी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी से हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। स्ट्रांग फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस तक लिमिटेड है और सिर्फ क्वार्क्स पर लगती है, लेकिन लेप्टॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन इन पर नहीं। क्वार्क्स के पास एक स्पेशल चार्ज होता है जिसे कलर चार्ज कहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये रियल कलर नहीं है, बस नाम है। 3 अलग अलग कलर वाले क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्वार्क एंटी क्वार्क मिलके मेसॉन बनाते हैं। कलर चार्ज भी अट्रैक्शन रिपल्शन के रूल को फॉलो करता है। फोर्सेस का इफेक्ट कैसे स्प्रेड होता है? क्वांटम थियरी के हिसाब से ये सब एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स के एक्सचेंज से होती है, स्ट्रांग फोर्स ग्लूऑन के थ्रू और वीक फोर्स W और Z बोसॉन्स के थ्रू। फोटॉन मासलेस है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज होती है। W और Z बोसॉन का मास बहुत ज़्यादा है, 80 से 90 टाइम्स प्रोटॉन से, इसलिए वीक फोर्स शॉर्ट रेंज होती है। जितना ज़्यादा मास उतनी कम रेंज फोर्स की। यही रीज़न है कि वीक फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है। स्ट्रांग फोर्स का कैरियर ग्लूऑन होता है और ये भी कलर चार्ज कैरी करता है, इसलिए ग्लूऑन्स आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। यही रीज़न है कि स्ट्रांग फोर्स लॉन्ग रेंज नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस तक लिमिटेड रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को 20th सेंचुरी में यूनिफाई करके इलेक्ट्रोवीक थियरी बनाई गई, जिसमें फोटॉन और WZ बोसॉन सब एक ही फैमिली के हिस्से हैं। हाई एनर्जी पर ये दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी हो चुका है। स्ट्रांग फोर्स के ग्लूऑन्स भी अपने अंदर ही इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए फोर्स कन्फाइंड रहती है। क्वार्क्स कभी अकेला नहीं मिलता। सबसे छोटी लेवल पर सारी फोर्सेस स्ट्रांग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक जैसी लगती हैं, जैसे यूनिवर्स की शुरुआत में था। इसी को ग्रैंड यूनिफिकेशन कहते हैं, मतलब नेचर की सब फोर्सेस एक ही ओरिजिन से आई हैं। ये अभी थियरी है, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि ये कितना सच है। हमारे आसपास की दुनिया सिर्फ अप और डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो से बनी है, लेकिन यूनिवर्स में और भी अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स मिलते हैं, जिनमें से कई एग्जॉटिक हैं। कॉस्मिक रेज जो स्पेस से आती है, उन्होंने 1940s 50s में साइंटिस्ट को ऐसे पार्टिकल्स दिखाए जो अर्थ पर नॉर्मली नहीं मिलते। इन्हीं को स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहा गया। इन पार्टिकल्स में एक नया क्वार्क मिला है, स्ट्रेंज क्वार्क। जब 3 क्वार्क्स मिलते हैं और उनमें से कोई एक या ज्यादा स्ट्रेंज क्वार्क हो तो उसे स्ट्रेंज बेरियन कहते हैं। अगर सिर्फ एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन हो तो वो मेसॉन कहलाता है, और अगर उसमें भी स्ट्रेंज क्वार्क हो तो उसे स्ट्रेंज मेसॉन कहते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेंज क्वार्क उतनी ज्यादा स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज क्वार्क का चार्ज 1/3 होता है, बिल्कुल डाउन क्वार्क जैसा।
लेकिन मास ज्यादा होता है। जब किसी पार्टिकल में एक नॉर्मल क्वार्क की जगह स्ट्रेंज क्वार्क होता है तो उसका मास भी उतना ही बढ़ जाता है। इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मास वाले स्ट्रेंज बेरियॉन्स और मेसॉन्स बनते हैं। अप क्वार्क का भी एक हैवी वर्जन है, चार्म क्वार्क। चार्म क्वार्क का चार्ज +2/3 है और मास अप क्वार्क से काफी ज्यादा है। चार्म क्वार्क भी अलग बेरियॉन्स और मेसॉन्स बना सकता है और इनका मास भी ऑब्वियसली हैवी होता है। चार्म क्वार्क वाले पार्टिकल्स भी कॉस्मिक रेज में रेयरली मिलते हैं, यूजुअली एक्सीलरेटर्स में ही बनते हैं ये। इसी तरह क्वार्क फैमिली में और हैवी वर्जन्स भी मिलते हैं, बॉटम और टॉप क्वार्क। बॉटम क्वार्क का मास अप डाउन स्ट्रेंज चार्म से काफी ज्यादा है और टॉप क्वार्क का तो और भी ज्यादा, लगभग 180 GeV, एक गोल्ड एटम के बराबर। टॉप क्वार्क इतना अनस्टेबल है कि वो किसी और क्वार्क के साथ मिलकर स्टेबल पार्टिकल बन नहीं पाता और तुरंत डीके हो जाता है। ये हैवी क्वार्क्स मोस्टली सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स या यूनिवर्स के स्टार्टिंग टाइम पर ही दिखते हैं। हर क्वार्क के साथ एक एंटी क्वार्क वर्जन भी होता है जो चार्ज अपोजिट रखता है, और इसी तरह मैटर के हर पार्टिकल का एक एंटी मैटर वर्जन भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो दोनों खत्म होकर एनर्जी यानी लाइट में बदल जाते हैं। नेचर ने सिर्फ क्वार्क्स के साथ ही नहीं बल्कि लेप्टॉन्स के साथ भी जेनरेशंस बनाई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, उसका हैवी वर्जन म्यूऑन और उसका और भी हैवी वर्जन ताओ, इन सब के साथ अपना अपना न्यूट्रिनो भी होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ताओ न्यूट्रिनो। सारी वैरायटीज यानी क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मिलकर टोटल 3 जनरेशंस बनाती हैं। हर जनरेशन में एक +2/3 चार्ज क्वार्क, एक -1/3 चार्ज क्वार्क, एक चार्ज लेप्टॉन यानी इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या ताऊ, और एक न्यूट्रिनो होती है। सबका स्पिन हाफ है। अब तक सिर्फ 3 ही जनरेशन मिली हैं और ऐसा लगता है कि नेचर में और कोई नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है एंटी मैटर का। यूनिवर्स की शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर बराबर थे, लेकिन आज सिर्फ मैटर बचा है, एंटी मैटर गायब है। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सिर्फ एनर्जी बचती है। तो फिर सिर्फ मैटर कैसे बच गया? इसका आंसर साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन 1960s में साइंटिस्ट को स्ट्रेंज पार्टिकल्स की डीके में एक छोटी सी असिमेट्री, मतलब मैटर और एंटी मैटर का बिहेवियर में हल्का फर्क दिखा। ये डिफरेंस बहुत छोटा, बहुत सटल था, और तब से साइंटिस्ट इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि बी फैक्ट्रीज, स्पेशल एक्सेलरेटर्स बनाए गए हैं ताकि बॉटम क्वार्क वाले पार्टिकल्स यानी बो मेसॉन्स को डीकेज ऑब्जर्व किया जा सके। रिसर्च से पता चला है कि यहाँ भी मैटर और एंटी मैटर का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम नहीं है। छोटा डिफरेंस है जो हो सकता है यूनिवर्स में सिर्फ मैटर बचने की वजह हो। यह भी तक पूरी तरह प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट इस पे कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहे हैं। शायद फ्यूचर में हम एंटी मैटर का मिस्ट्री कंप्लीटली समझ पाएं, या शायद ये सिर्फ एक अजीब प्रॉपर्टी हो कुछ एग्जॉटिक पार्टिकल्स की। इन शॉर्ट, यूनिवर्स में 3 जनरेशन के क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं। हर पार्टिकल का एक एंटी मैटर पार्टनर है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ मैटर से बनी है, एंटी मैटर गायब है, और इसकी वजह अभी तक एक मिस्ट्री है, जिसका जवाब शायद स्ट्रेंज और बॉटम क्वार्क के डिफरेंसेस में छुपा हुआ है। हम सब, धरती पर जितनी भी चीजें हैं, सब एटम से बनी हैं। ये एटम सबसे पहले एक स्टार के अंदर बने थे जो अब मर चुका है। सारे एटम्स शुरू में सिर्फ प्रोटॉन से बने जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं। प्रोटॉन्स यूनिवर्स के शुरू होने के कुछ ही पहले सेकेंड्स में बन गए थे, और उनके अंदर के क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स भी उसी वक्त बन गए थे। हमारी जिंदगी एक किस्म की लकी एक्सीडेंट है, जिसमें सूरज यानी सन का स्पीड बिल्कुल सही है। अगर सूरज जल्दी बर्न हो जाता
तो लाइफ आने से पहले ही खत्म हो जाती, और अगर स्लो होता तो शायद एनर्जी ही न मिलती। इसी तरह प्रोटॉन का स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से स्टार्स में नए एलिमेंट्स बनते हैं। न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी है प्रोटॉन से, इसी वजह से बीटा डीके पॉसिबल है, जो एलिमेंट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, और इसी प्रोसेस से सूरज चमकता है। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे सिंपल और कॉमन एटम है। सूरज के अंदर सब कुछ प्लाज्मा फॉर्म में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग फ्रीली मूव करते हैं। जब प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं तो न्यूक्लियर प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। यह प्रोसेस स्लो है, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और आपस में रिपेल करते हैं। सूरज के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई है, 10 मिलियन डिग्री, तो प्रोटॉन्स पास आ पाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी मिलती है, जो हमें सनलाइट और वार्मथ देती है। सबसे पहले 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो निकलता है। पॉजिट्रॉन तुरंत एक इलेक्ट्रॉन से टकरा के एनर्जी में बदल जाता है, न्यूट्रिनो सीधा बाहर निकल जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ड्यूटेरियम यानी हैवी हाइड्रोजन बना लेते हैं। फिर ये किसी और प्रोटॉन से मिलके हीलियम 3 बनाते हैं और आगे चलकर हीलियम 4। इस तरह 4 प्रोटॉन्स मिलके एक हीलियम, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो बनाते हैं। प्रोटॉन्स फ्यूल है, हीलियम ऐश है, एनर्जी लाइट यानी फोटॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की फॉर्म में बाहर आती है। यह पूरा प्रोसेस वीक फोर्स पे डिपेंड करता है, जो बहुत कमजोर है। अगर वीक फोर्स स्ट्रांग होती तो सूरज जल्दी फ्यूल खत्म कर देता। वीक फोर्स की स्ट्रेंथ डब्ल्यू बोसॉन के मास पे डिपेंड करती है, और यही रीजन है कि सूरज सही स्पीड से जलता है। हम अभी तक नहीं जानते कि डब्ल्यू बोसॉन का मास ऐसा क्यों है, या मास का असली सोर्स क्या है। सूरज में बीटा डीके इसलिए पॉसिबल है क्योंकि न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी है प्रोटॉन से। अगर न्यूट्रॉन हल्का होता तो यूनिवर्स में सिर्फ न्यूट्रॉन बचता और एटम बन ही नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन का मास भी परफेक्ट है, अगर ज्यादा होता तो सन का प्रोसेस रुक जाता, और कम होता तो सब कुछ उल्टा होता। सूरज हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए शाइन कर रहा है, और आगे चलकर 5 बिलियन साल बाद सब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हीलियम भी प्रोटॉन और दूसरे हीलियम से मिलकर हैवी एलिमेंट्स बनाएगा। जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तब वो एक्सप्लोड होता है, यानी सुपरनोवा, और ये हैवी एलिमेंट्स स्पेस में फैला देता है, जिससे नए प्लैनेट्स और स्टार बनते हैं। अब सवाल है, ये पहला हाइड्रोजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब आया कहाँ से? ये सब बिग बैंग के बाद कुछ ही सेकंड्स में बन गए थे। शुरू में क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्स ठंडा हुआ, क्वार्क्स ने मिलके प्रोटॉन्स बना लिए। उस वक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन भी बना सकते थे, और न्यूट्रॉन फिर से प्रोटॉन बन सकता था। लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी है, इसलिए धीरे धीरे वो डिके होने लगे और सिर्फ कुछ ही न्यूट्रॉन बच पाए। बचने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर ड्यूटेरॉन बनाते गए, फिर हीलियम बना। तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में मोस्टली प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन, थोड़ा हीलियम और कुछ लाइट एलिमेंट्स ही बचे थे। एक माइक्रोसेकंड बाद जितने भी न्यूट्रिनोस बने वो सब फ्री हो गए, और आज भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स न्यूट्रिनो ही हैं। अगर न्यूट्रिनोस का मास थोड़ा भी ज्यादा होता तो शायद यूनिवर्स का फ्यूचर अलग होता। यूनिवर्स की टोटल डेंसिटी, एक्सपेंशन और फ्यूचर सब न्यूट्रिनो के मास और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। बिग बैंग के 3 मिनट बाद यूनिवर्स मोस्टली 75% प्रोटॉन्स, 24% हीलियम न्यूक्लियाई और थोड़ा सा ड्यूटेरियम या लाइट एलिमेंट से बना था। यह प्रोपोर्शन वही आज भी मिलता है। यह भी एविडेंस है कि यूनिवर्स की शुरुआत का मॉडल यानी बिग बैंग थियरी सही है। फिर कुछ लाख साल बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर एटम्स बना सकते थे, और लाइट यानी रेडिएशन फ्री हो गई। इसलिए आज हम यूनिवर्स के हर कोने में लाइट देख सकते हैं। यूनिवर्स अब तक 10 से 15 बिलियन साल से एक्सपैंड और कूल हो रहा है,
और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड 3 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो भी इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स एक हॉट एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था। आज भी एक बड़ा पजल बाकी है। बिग बैंग के वक्त मैटर और एंटी मैटर बराबर बने थे, फिर एंटी मैटर कहाँ गायब हो गए? ये अभी तक मिस्ट्री है और इसी का जवाब साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। यूनिवर्स में जितना भी नॉर्मल मैटर जैसे प्रोटॉन्स एटम्स दिखते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। साइंटिस्ट लोगों को गैलेक्सीज के मूवमेंट देख के पता चला कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, पर उनका ग्रेविटी इफेक्ट स्ट्रांग है। इस इनविजिबल मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। लगभग 90% यूनिवर्स का मैटर डार्क मैटर हो सकता है, लेकिन अभी तक ये क्या है कोई कंफर्म नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि डार्क मैटर बहुत बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे MACHOs यानी मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। पर रिसर्च में ऐसे ऑब्जेक्ट्स इतने नहीं मिले कि पूरा डार्क मैटर एक्सप्लेन हो सके। इसलिए अब पार्टिकल फिजिक्स से उम्मीद है कि शायद कोई छोटा पार्टिकल हो जो दिखाई नहीं देता। न्यूट्रिनो एक कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि उसका मास बहुत कम है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरैक्ट नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशंस दिखाते हैं कि अगर सिर्फ न्यूट्रिनो टाइप पार्टिकल होता तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन आज के यूनिवर्स जैसे नहीं होता। शायद डार्क मैटर कुछ हैवी और स्लो पार्टिकल है जो अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं किया। अब सुपर सिमेट्री थियरी के कुछ पार्टिकल्स, SUSY थियरी के कुछ पार्टिकल्स जो हैवी और स्टेबल हैं, डार्क मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। साइंटिस्ट लार्ज हेड्रन कोलाइडर यानी LHC जैसे एक्सीलरेटर्स पे इन पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा पार्टिकल मिल गया तो ये डार्क मैटर की मिस्ट्री सॉल्व कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, ऑल स्पिन हाफ पार्टिकल्स को फर्मियॉन्स बोलते हैं। इनके बीच के फोर्स फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, W और Z बोसॉन्स जैसे बोसॉन्स स्पिन एक पार्टिकल से ट्रांसमिट होती हैं। सुपर सिमेट्री के हिसाब से हर पार्टिकल का एक पार्टनर होना चाहिए, जैसे क्वार्क का S क्वार्क, इलेक्ट्रॉन का S इलेक्ट्रॉन, फोटॉन का फोटिनो ETC। अगर ये सिमेट्री परफेक्ट होती तो नॉर्मल पार्टिकल और उनके सुपर पार्टनर का मास सेम होता, लेकिन आज तक कोई भी सुपर पार्टनर मिला नहीं है और अगर है भी तो उनका मास बहुत ज्यादा है। सूसी थियरी मैथमेटिकली बहुत नेचुरल लगती है और इससे कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं मिला। बहुत साइंटिस्ट सोचते हैं कि सूसी का कोई पार्टिकल डार्क मैटर भी हो सकता है, स्पेशली अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, जैसे फोटिनो या ग्लूइनो। पहले सोचा जाता था कि न्यूट्रिनो का मास 0 है, लेकिन अब पता चला है कि न्यूट्रिनो का थोड़ा बहुत मास होता है। यूनिवर्स में 3 टाइप के न्यूट्रिनो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताओ न्यूट्रिनो। सूरज से मोस्टली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आते हैं। क्वांटम इफेक्ट की वजह से न्यूट्रिनोज एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उनका मास अलग अलग हो। जब साइंटिस्ट्स ने सन से आए न्यूट्रिनो को काउंट किया तो एक्सपेक्टेड से कम मिला, मतलब न्यूट्रिनो ऑसिलेशन हो रही है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जैसे SNO से कंफर्म किया है कि न्यूट्रिनोज मास रखते हैं और एक टाइप से दूसरे में बदल सकते हैं। अब लॉन्ग बेस लाइन एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट्स न्यूट्रिनो का मास और उनके प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं। न्यूट्रिनो का मास कॉस्मोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद इन्होंने गैलेक्सी फॉर्मेशन में रोल प्ले किया हो और शायद डार्क मैटर का हिस्सा भी हो। इलेक्ट्रोवीक फोर्स में फोटॉन मासलेस होता है, लेकिन W और Z बोसॉन्स का मास बहुत हैवी होता है। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से मास आता है कि स्पेशल फील्ड से, हिग्स फील्ड से। अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का मास नहीं होता। फोटॉन हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए मासलेस है, लेकिन W और Z इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए उनका मास है। हिग्स बोसॉन इसी फील्ड का क्वांटम पार्टिकल है। LHC में साइंटिस्ट लोग हिग्स बोसॉन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मास का असली सीक्रेट
यही है। बिग बैंग के तुरंत बाद क्वार्क्स और ग्लूऑन्स फ्री थे। एक डेंस हॉट सूप जैसा स्टेट था जिसे क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा QGP कहते हैं। आज के ज़माने में ये सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बंद हो चुके हैं, पर साइंटिस्ट हेवी न्यूक्लियाई को हाई एनर्जी से कोलाइड करके QGP यानी क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बनाना चाहते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सर्न या RHIC जैसे मशीन्स पर हो रहे हैं। इससे पता चल सकता है कि शुरुआत में यूनिवर्स कैसा था। यूनिवर्स में मैटर ज़्यादा है और एंटी मैटर कम। ये कैसे हुआ, ये भी मिस्ट्री है। कुछ पार्टिकल्स जैसे केऑन्स यानी क्वार्क एंटी क्वार्क कॉम्बिनेशन मैटर और एंटी मैटर दोनों की तरह होते हैं। कभी कभी इनका बिहेवियर मिरर इमेज फॉलो नहीं करता, यानी CP सिमेट्री। इसे CP वायोलेशन कहते हैं। थियरी के हिसाब से बी मेसॉन यानी बॉटम क्वार्क वाला पार्टिकल, इसमें यह इफेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए LHC पे बी पार्टिकल्स को स्टडी किया जा रहा है। शायद इसी CP वायोलेशन की वजह से मैटर जिंदा है और एंटी मैटर यूनिवर्स से गायब हो गया। आज की लेटेस्ट थियरीज कहती हैं कि शायद स्पेस टाइम के 3D और 1 टाइम डायमेंशन के अलावा भी और डायमेंशंस हैं जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ पार्टिकल्स इन हायर डायमेंशंस में डिसअपीयर हो जाएं या वापस आ जाएं। LHC जैसे एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट इस टाइप के क्लूज ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मिला तो साइंस का पूरा व्यू ही बदल जाएगा। आज से 100 साल पहले लोगों ने ये सब सोचा भी नहीं था और हो सकता है 100 साल बाद हमारी आज की थियरीज भी आउटडेटेड हो जाएं। साइंस हमेशा आगे बढ़ती रहती है, नए सवाल निकालती है और नए आंसर्स भी ढूंढती है। शायद आगे चलकर आप भी इस कहानी को आगे लिखें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।